हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मास्टरी के कॉन्सेप्ट के बारे में और उसे किस तरह से अचीव किया गया है। और इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे मास्टरी बुक के बारे में, जो कि रॉबर्ट ग्रीन ऑथर ने लिखी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी फील्ड में इतने सफल क्यों होते हैं, या आपने कभी ये महसूस किया है कि वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है, या आपको ऐसा लगता है कि ये उनकी किस्मत है या फिर कुछ और है, या ये उनकी मेहनत है, या फिर उनके पास कोई स्पेशल स्किल या क्वालिटी है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। बट रियलिटी ये है कि ये जो सक्सेस है वो उनकी मास्टरी से उन्हें मिली है। मास्टरी एक ऐसी ताकत है कि किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में एक्सीलेंट बना सकती है, और ये क्वालिटी है जो किसी को साधारण से असाधारण बना सकती है। ये बुक मास्टरी आपको बताती है कि आप भी अपनी जिंदगी से किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ये आपको उन प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज से इंट्रोड्यूस करती है जो आपके टारगेट्स को अचीव करने में मदद करते हैं। इस बुक का सेंट्रल कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करता है कुछ सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जैसे कि इंटरनल या सेल्फ मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस, स्टेजेस ऑफ लर्निंग की इम्पोर्टेंस, ओवरकमिंग चैलेंजेस, फिर टेक्निकल स्किल्स, सोशल इंटेलिजेंस और हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। इन सभी एस्पेक्ट्स को मिला के एक अप्रोच जो बनती है वो ही आपको मास्टरी की तरफ ले जाती। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि मास्टरी एक्चुअली होती क्या है और इसका फाउंडेशन क्या है। मास्टरी का फाउंडेशन है आपका इंटरनल मोटिवेशन या आपकी लाइफ की कॉलिंग। लाइफ की कॉलिंग का मतलब होता है आपकी लाइफ का लक्ष्य वो क्या है। तो ये कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है? ये प्रॉब्लम शुरू होती है आपकी मिस अलाइन परसूट से। मिस अलाइन परसूट्स मतलब आप वो काम करते हैं जिसके लिए आप बने ही नहीं हैं। मिसअलाइंड परसूट्स एक मूल विचार है कि कई व्यक्तियों को ऐसे करियर की ओर ढकेल दिया जाता है जो उनके ट्रू इंटरेस्ट से रेजोनेट ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में मीडियोक्रिटी आ जाती है। अब रॉबर्ट ग्रीन का ये तर्क है कि हमारे पास बहुत सारे मोजार्ट्स हैं जिन्हें डॉक्टर बनने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे लोग अपने काम में अनफुलफिल्ड और लेस इफेक्टिव होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें मास्टरी हासिल ही नहीं होती है। मास्टरी हासिल करने के लिए जो ज़रूरी डीप डेडिकेशन है वो उसकी कमी होती है उनमें। तो सवाल ये है कि हम अपनी लाइफ की कॉलिंग या अपना लक्ष्य कैसे आइडेंटिफाई करें। तो लक्ष्य आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे हमें अपनी इनर फोर्स या लाइफ टास्क को समझना है। ऑथर कहते हैं कि जो मास्टर्स ऑलरेडी होते हैं उनको एक इंटरनल फोर्स या जीवन के लक्ष्य द्वारा गाइडेंस मिलता है, और यही गाइडेंस उनके काम को आगे बढ़ाता है। ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड के बारे में नहीं है, बल्कि एक फील्ड या क्षेत्र में एक गहरा संबंध है जो एक कॉलिंग की तरह लगता है। तो मास्टरी का रास्ता कॉलिंग को पहचानने से शुरू होता है। अब हम कॉलिंग को कैसे पहचाने? अचानक हमें कोई सपना तो आएगा नहीं कि हाँ हमें कल से ये काम शुरू करना है। तो ऑथर कहते हैं कि द बेसिक थिंग इज टू रिकनेक्ट विद योर चाइल्डहुड पैशंस। अपने बचपन के जो जुनून हैं उनसे फिर से जुड़ा जाए। इस कॉलिंग की खोज करने का एक तरीका बचपन की रुचियों और प्रतिरूपियों पर फिर से विचार करना है, जो हमें अक्सर अपने ट्रू सेल्फ से अनफिल्टर्ड एक्सप्रेशन से जोड़ता है। एंड व्हेन वी गो थ्रू इट हमें ये पता चलता है हमें किन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, या हमें कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत एक्साइट करती हैं, और उसमें से हम इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारा पैशन क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है। अब कॉलिंग मिलने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें जो काम हम कर रहे हैं वो सब छोड़ देना चाहिए और एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को, अपने वर्क को एक्सटेंशन की तरह अपने आप को लेना चाहिए, स्वयं के एक्सटेंशन के रूप में काम को देखना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ना चाहिए। एक की कॉन्सेप्ट है वर्क एंड लाइफ के बीच की रेखा को धुंधला करना है। मतलब ऑथर कहते हैं कि अपने आप को एक एक्सटेंशन की तरह देखने का मतलब होता है कि हम अपने काम और अपने लक्ष्य को इंटीग्रेटेड पार्ट की तरह हम देखें, जिसके बीच की लाइन बहुत धुंधली होती है।
काम को अंत में साधना के रूप में नहीं बल्कि अपनी पहचान के एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में देखना चाहिए। अब हम आते हैं स्टेज 2 पर, जहाँ पे ऑथर बताते हैं मास्टरी के लिए 3 मेजर स्टेप्स। पहली स्टेप है अप्रेंटिसशिप। ये फोकस करता है फोकस्ड लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे। अप्रेंटिसशिप के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप कब होती है। अप्रेंटिसशिप होती है आपकी एजुकेशन खत्म होने के बाद में, जब आप कोई स्किल अक्वायर करना चाहते हैं तब यू गो फॉर अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप में पहली बात का जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो होता है डीप ऑब्जर्वेशन। इम्प्रेस करने की कोशिश करने की बजाय अप्रेंटिस को उनके क्षेत्र के सिस्टम कैसे काम करते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ग्रीन कहते हैं आप वहाँ चलने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे हैं। आप दूसरों की तरह खुद को असर्ट नहीं करेंगे, ये एक गलती होगी। अगला पॉइंट जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप वो है स्किल एक्विजिशन। इसका मतलब होता है 10,000 घंटे या 20,000 घंटे की जो प्रैक्टिस आवर्स का कॉन्सेप्ट है, ये उसके बारे में बात करता है, जो टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी भी है और डेडिकेटेड प्रैक्टिस को रेफर करता है। अगली एस्पेक्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। नियमों का पालन करने से उन्हें तोड़ने की ओर बढ़ें, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करें और अपना काम खुद क्रिएट करें। अगला एस्पेक्ट अप्रेंटिसशिप के अंदर है लर्निंग ओवर अर्निंग। इस चरण के दौरान प्राइमरी फोकस आपका सीखने के प्रति होना चाहिए, ना कि फाइनेंशियल गेन्स। कभी कभी आप खुद थोड़ा सा सीख के उससे पैसे कमाना शुरू करते हैं, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आप फिर मास्टरी नहीं हासिल कर पाएंगे एंड यू विल एंड अप इन मेडियोक्रिटी। अब आपने स्किल्स तो एक्वायर कर लिया है, लेकिन आपके स्किल्स को वैलिडेट करने के लिए आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। सो मेंटोरशिप इज़ अनदर एस्पेक्ट, की एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रेंटिसशिप। तेजी से सीखने के लिए हमें एक मेंटोर की तलाश करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लेकिन अप्रेंटिस को मेंटोर के आइडियाज़ ट्रांसफिगर करना चाहिए, सीखना चाहिए। इसका मतलब आपको उनके आइडियाज़ को ट्रांसफ़र या अब्जॉर्ब करना आना चाहिए, इवेंचुअली उनको सरपास करना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आपको कभी भी अपने मास्टर को आउटशाइन नहीं करना चाहिए। मेंटोर्स आपको फीडबैक देते हैं, वो आपके पर्सपेक्टिव को चैलेंज करते हैं और अपना ज्ञान साझा करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। आपने मेंटोर से स्किल्स ले लिया, आपने समझ लिया, आपने एक एक्सपर्टीज हासिल कर ली, लेकिन जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसे उसको उसको कहीं पे अप्लाई नहीं करेंगे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो द ऑथर कम्स अप विद द स्टेज 3, दैट इज क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, जिसको कि हम रचनात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। अप्रेंटिस का काम होता है कि वो अपनी ऑटोनॉमस आवाज़ को एक्सप्रेस करें अपने स्किल्स अप्लाई करने के बाद में। जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, उन्हें रिजिडिटी अवॉइड करनी चाहिए, मतलब अपने प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने जो कन्वेंशनल चीज़ें सीखी हैं उनको उससे बाहर निकल के कुछ क्रिएटिव सोचना चाहिए बाय अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो उन्होंने सीखे हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कि जब तक आप किसी प्रोजेक्ट को कमिट नहीं होंगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सो एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे आपको कमिटमेंट देनी चाहिए जो आपके जेन्यून इंटरेस्ट को स्पार्क करता है और उसे पूरे दिल से बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक फर्मनेस नहीं आनी चाहिए जब तक कि आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं होता। आपको अनिश्चितता के साथ बैठकर संयोग संघों के प्रोत्साहित करके विचारों को दोहरा दोहरा कर आपको आइटरेट करने चाहिए अपने आइडियाज़ को, और फाइनली एक क्रिएटिव एस्पेक्ट पे कंक्लूड करना चाहिए विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू यू फर्स्ट। उसके बाद में ऑथर फिर कहते हैं कि आपको किसी चीज़ के लिए परसिस्टेंट रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। आपको भावनात्मक बाधाओं पर काबू पाना चाहिए और रचनात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति को एक आवश्यक हिस्सा एक्सप्रेस करना चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपके इमोशंस के ऊपर होनी चाहिए, ना कि इमोशंस को उस पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं मास्टरी के 3 स्टेप्स के
तीसरे स्टेप पर, जो कि खुद मास्टरी है। ये अंतिम चरण है जहाँ पे रैशनल थिंकिंग के साथ इंट्यूशन को कंबाइन किया जाता है। तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें पहला एस्पेक्ट है फ्यूजिंग इंट्यूशन एंड रीजन। एक्सपीरियंस के साथ हाई लेवल इंट्यूशन को डेवलप किया जाता है, और इसी इंट्यूशन से हमें मदद मिलती है क्विक और एक्यूरेट जजमेंट्स लेने में। ऑथर बताते हैं, जो मास्टर्स होते हैं वो बड़ी सफलताएं इसलिए पा पाते हैं क्योंकि वो अपनी इंट्यूटिव थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग को कंबाइन कर पाते हैं। अगला एस्पेक्ट जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर बात किया गया है वो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। मास्टर्स इस बात की समझ प्राप्त करते हैं कि उनके फील्ड को कैसे डेवलप किया गया है, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसके मेंटल मॉडल्स को का अध्ययन करते हैं। अगला है लाइफ लॉन्ग जर्नी। ऑथर कहते हैं कि मास्टरी एक कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में देखी जाती है, जिसके लिए कंटिन्यूस और उद्देश्यपूर्ण मतलब पर्पसफुल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मास्टरी हमारे लाइफ के क्रिएटिव साइड के साथ में अलाइन करता है। अगले एस्पेक्ट पे जाते समय ऑथर ये बताते हैं कि मास्टर परसू करते समय आपकी लाइफ में प्लेटूज और उनके नेचर ऑफ प्रोग्रेस का सामना होता है। प्लेटूज को एक ठहराव की तरह देखा गया है। प्लेटूज आर नॉन लीनियर प्रोग्रेस, मतलब मास्टरी का रास्ता शायद ही कभी सीधा होता हो। प्रोग्रेस या प्रगति अक्सर इस तरह दिखती है जैसे कि एक ब्रीफ पीरियड ऑफ क्विक इम्प्रूवमेंट और उसके बाद प्लेटू, जहाँ जहाँ प्रोग्रेस रुकी हुई सी प्रतीत होती है। मास्टरी एक कदम आगे चलती है, फिर अगला कदम रखती है और फिर एक कदम पीछे आती है, और फिर लंबे समय तक एक ही स्थान पे ठहरी रहती है। शायद मास्टरी हासिल करने के रास्ते में 95% रास्ता एक प्लेटू है, जहां आपको कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती है। बट ये प्लेटूज नॉर्मल होते हैं। मास्टरी के प्रोसेस के दौरान प्लेटूज आना एक नॉर्मल नेचुरल चीज़ है, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। प्लेटूज को प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्लेटूज आने का मतलब होता है कंसोलिडेशन और इंटरनल ग्रोथ का समय आ गया है। आपको अगले गोल को चेज करने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। इस इन बिटवीन द मोमेंट्स की सराहना करना सीखना चाहिए, जैसे कि जेन स्टूडेंट्स झाड़ू लगाते समय करते हैं। ये समय आपको फुलफिलमेंट क्रिएट करता है और इम्पेशेंस को दूर करने में मदद करता है। इससे पहले कि हम मास्टरी के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को समझें, हमें ये 3 टाइप की पर्सनालिटीज़ और उनके माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला टाइप है द डैबलर। ये वो लोग होते हैं जो जल्दी एक्साइट हो जाते हैं कोई भी नई चीज़ को देखकर, लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं तो ये हार मान जाते हैं। अगला टाइप है द ऑब्सेसिव। ये रेस्ट और रिफ्लेक्शन की नीड को नज़रअंदाज करते हैं और एफर्ट्स को दुगना कर देते हैं, और इस वजह से जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तीसरा टाइप है द हैकर। ये प्लेटू स्टेज पर ही बने रहने में संतुष्ट रहते हैं और आगे की प्रोग्रेस के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। इन टेंडेंसीज को समझने से चैलेंजेस का सामना करने पर रेस्पॉन्सेस को रिटेलिएट करने में मदद मिलती है। ऑथर कहते हैं कि खुद को इन टाइपोलॉजी से रिलेट करके देखने की कोशिश करें और समझें कि जब आप प्लेटू स्टेज पर पहुंचेंगे तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। तो इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं इस किताब में, जैसे कि होम्योस्टैसिस। हमारे बॉडी और माइंड किसी भी टाइप के चेंजेस को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, भले ही वो उनका करंट स्टेट अनहेल्दी हो। इसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं। होम्योस्टैसिस एक ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को एक ही स्थिति में रखने की कोशिश करती है। अब इस होम्योस्टैसिस से किस तरह से डील किया जाए? होम्योस्टैसिस से डील करने के लिए ये पहचानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से काम करते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे लाइक माइंडेड लोगों के साथ में एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना चाहिए। अगला एस्पेक्ट जो ऑथर डिस्कस करते हैं वो है इनकंसिस्टेंसी, जिसको कि हम ब्लाइंड कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। ये माना कि ये कंसिस्टेंसी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो तभी अच्छी लगती है जब उसे एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट के साथ जोड़ा जाए। अपनी गलतियों को कंसिस्टेंटली रिपीट नहीं करना चाहिए। उस केस में इनकंसिस्टेंसी ही इम्पॉर्टेंट है। अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पुअर इंस्ट्रक्शन। ये ज़रूरी है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस सही मिलने चाहिए, लेकिन सही इंस्ट्रक्शन पाने की जिम्मेदारी केवल शिक्षक की नहीं बल्कि स्टूडेंट की भी होती। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्टिंग वे
ऑफ लाइफ। इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पर्सनल गोल्स को संतुलित करने के लिए किसी भी इंसान को सैक्रिफाइसेस और क्रिएटिव सोल्यूशन की आवश्यकता होती है। अगर आप इनमें से दोनों को बैलेंस नहीं कर पाए तो किसी एक के बोझे तले दब जाएंगे। अगला एस्पेक्ट है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म से बचें, क्योंकि मास्टरी एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। और अपने स्टैंडर्ड को 100% से 80% पे अगर शुरुआत से ही लाएं तो वो लक्ष्य की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। अगला एस्पेक्ट जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है इंजरीज। हमें अपनी फिजिकल लिमिट्स पता होनी चाहिए। अभ्यास करने के दौरान हमें इतना प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम खुद को चोट पहुंचा दें। नेक्स्ट पॉइंट है वैनिटी। ऑथर कहते हैं कि ट्रू मास्टर्स मूर्ख दिखने या गलतियां करने से नहीं डरते। दूसरों के सामने अच्छा दिखने की इच्छा आपको सीखने से रोक देती है। अगली प्रॉब्लम जो आती है हमारे प्रोसेस में वो है ओवर कॉम्पिटिटिवनेस। केवल जीतने की बजाय सीखने और ग्रो करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह मत सोचिए कि जीतना ही सब कुछ है, क्योंकि जीतना सब कुछ नहीं होता है, प्रोसेस जरूरी होता है। अगला पॉइंट है ऑब्सेसिव गोल ओरिएंटेशन। जर्नी पर ध्यान केंद्रित करें और एंड रिजल्ट पर ना ध्यान दें। हमको गोल से ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी कभी गलत रास्ते के थ्रू ले जाता। अगला एस्पेक्ट है प्राइजेस एंड मेडल्स। एक्सटर्नल मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन ही जरूरी है जितने में उससे हमें नुकसान ना हो। बहुत लंबे समय तक एक्सटर्नल मोटिवेशन यूज करने से प्रोग्रेस में बाधा डाल देता है। और लास्ट एस्पेक्ट जो हमें अफेक्ट करता है वो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना। मास्टरी एक जर्नी है और इसमें एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस को जगह दें, वरना आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और लास्ट एस्पेक्ट जो सबसे ज़रूरी है वो है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब बियॉन्ड टेक्निकल स्किल। इसका मतलब केवल टेक्निकल स्किल ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि सोशल इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है रिलेशनशिप को नेविगेट करने और अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाने के लिए। अब ये सोशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? सोशल इंटेलिजेंस का मतलब जब तक आप लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक आप नेटवर्क नहीं करेंगे, आपकी मास्टरी सक्सेस नहीं होगी। तो लोगों को कैसे नेटवर्क किया जाता है? रीडिंग पीपल। ट्रू सोशल इंटेलिजेंस के लिए लोगों को वैसे देखने की जरूरत होती है जैसे वो हैं, ना कि जैसे हम चाहते हैं। इसका अर्थ है मोटिव्स एंड इंटेंशंस को समझना सीखना चाहिए। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों संकेतों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए और उस पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से बचना चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सोशल इंटेलिजेंस में डिस्कस किया हुआ है वो है यूनिवर्सल ह्यूमन पैटर्न्स। ऑथर बताते हैं कि सिंस हम एक सोशल एनिमल हैं, हमारे एक पैटर्न्स हैं और ह्यूमन पैटर्न्स को पहचानना, जैसे कि ईर्ष्या, अनुरूपता, रिजिडिटी, सेल्फ ऑब्सेशन, आलस, उड़ान और निष्क्रिय आक्रामकता। इन सभी सोशल इंटेलिजेंस को डील करने की स्ट्रैटेजीज में ऑथर बताते हैं कि इन स्ट्रैटेजीज में शामिल हैं आपके काम के माध्यम से बोलना, एक एप्रोप्रिएट पर्सोना तैयार करना, खुद को दूसरों के रूप में देखना और मूर्खों को खुशी से भुगतना, मीन्स सफर फूल्स ग्लैडली। ये आपको आना चाहिए। तो अगला डायमेंशन जो ऑथर बताते हैं सोशल स्ट्रैटेजीज या सोशल इंटेलिजेंस में वो ये है कि डायमेंशनल माइंड और क्रिएटिव थिंकिंग को समझना हमें आना चाहिए। अब हमें डायमेंशनल माइंड और क्रिएटिव थिंकिंग को समझने की ज़रूरत है। इसमें पहला एस्पेक्ट है वो है मूविंग बियॉन्ड द कन्वेंशनल। ये रिजिड स्ट्रक्चर्स से परे सोचने और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स का पता लगाने की क्षमता होती है। द ऑथर कंपेयर करते हैं चाइल्ड माइंड वर्सेस कन्वेंशनल माइंड वर्सेस डायमेंशनल माइंड। डायमेंशनल माइंड एक चाइल्ड माइंड की क्रिएटिविटी को एडल्ट की मास्टरी से जोड़ता है। उसी जगह कन्वेंशनल माइंड बुद्धिमान होता है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी की कमी होती है। जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डायमेंशनल माइंड ओरिजिनल माइंड की क्रेजीनेस और क्रिएटिविटी को हजारों और हजारों घंटों की एक्सपर्टीज से जोड़ता है। हमें क्रिएटिविटी को कल्टिवेट करना है। अब क्रिएटिविटी को कैसे कल्टिवेट किया जाता है? एक क्रिएटिव टास्क के लिए कमिटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। नेगेटिव कैपेबिलिटी को कल्टिवेट करना आना चाहिए, आकस्मिकता को अलाउ करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंगेज करना आना चाहिए, किसी के दृष्टिकोण और को बदलना और प्राइमल इंटेलिजेंस की ओर लौटाना, हमें ये सब आना चाहिए। तब हम किसी की क्रिएटिविटी को कल्टिवेट कर पाएंगे। क्रिएटिंग कल्टिवेट ब्रेक थ्रू। क्रिएटिव ब्रेक थ्रू तब आती है जब तनाव और अंतर्दृष्टि
मिल जाती। सो एंड में हम ये कंक्लूड करते हैं कि मास्टरी एक लंबा और चुनौतीपूर्ण रास्ता है जिसमें इंटरनल मोटिवेशन, रिगरस प्रैक्टिस, सोशल अवेयरनेस, क्रिएटिव थिंकिंग के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। थैंक यू।